नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बजट 2020-21 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। बिहार बजट से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी बिहार से रिलेटेड किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बजट आप जरूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले मैंने हाइलाइट्स बनाए हैं, जैसे कि सर्वे की कुछ खास बातें होती हैं, और उसके बाद फिर बजट पे चर्चा की है। तो वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिहार बजट 2020-21। तो अगर सर्वे की पॉलिसीज को देखें, पॉलिसी हाइलाइट्स को देखें, तो वित्त मंत्री सुशील मोदी ने ये पेश किया बजट। ये याद रखिएगा किसने पेश किया है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में। तो सुशील कुमार मोदी जी ने पेश किया ये बजट, और पिछली साल से 11,260 करोड़ रुपए ज्यादा था। बढ़ोतरी की गई पिछले साल की तुलना में इस बजट में कितने की, 11,260 करोड़ रुपए की। सीधे सीधे अमाउंट पूछ लिया जाता है बीपीएससी के एग्जाम में। अगर बीपीएससी 65वीं आप देखें तो उसमें आपको सीधे, आपने एग्जाम में देखा होगा कि सीधे सीधे अमाउंट पूछ लिया गया था। तो एक आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अमाउंट को याद करके जाएं, और कौन सा अमाउंट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा और आराम से पढ़िएगा। आपको याद हो जाएंगी चीज़ें बड़ी आसानी से। मैंने इजीली करके इजी बना दिया है इस पूरे बजट को, तो आपको पसंद आएगा। तो 11,260 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है, जो ज़्यादा किया गया है पिछले बजट की तुलना में। 11,260 रुपए इसमें ज़्यादा है, बढ़ा के ये बजट आया है, याद रखिएगा ये अमाउंट। नीतीश कुमार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट था। जैसा कि आप जानते हैं, नई विधानसभा का फिर से निर्वाचन हुआ है, तो पिछले कार्यकाल के लिए आखिरी बजट था। और इसे देश का पहला ग्रीन बजट बताया गया है बिहार सरकार के द्वारा, कि देश का पहला ग्रीन बजट है। और इसके लिए इनको, नीतीश कुमार जी को यूएन के द्वारा भी बहुत बड़े लीडर के तौर पे बोला गया कि ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इनका ग्रीन बजट के लिए काम किया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनको क्या कह के बुलाया गया था। अगर आपको किसी को पता है कि इनको क्या नाम से संबोधित किया गया यूएन के द्वारा, तो वो आप मुझे बताइएगा। क्या, कौन से लीडर के तौर पे इनको बोला गया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या बुलाया गया है, किसने बुलाया है। तो आप बताइएगा कि इस बजट की वजह से, या जो भी ये जल जीवन हरियाली या पर्यावरण से संबंधित जो भी योजनाएं चलाई गई हैं नीतीश सरकार के द्वारा, तो उसके लिए उनको काफ़ी सम्मान दिया गया, काफ़ी इनके बारे में बातें कही गई हैं। तो यूएन ने कुछ इनके बारे में बात कही है, वो आप बताइएगा क्या कहा है। तो देश का पहला ग्रीन बजट बोला जा रहा है, इसको याद रखना है आपको। इसी ग्रीन बजट के तहत 9 अगस्त को 2,51,00,000 पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया बिहार सरकार द्वारा। तो पर्यावरण के लिए कह सकते हैं बहुत अच्छा काम कर रही है बिहार सरकार। और उसी क्रम में 9 अगस्त को 2,51,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस अमाउंट को आप याद रखिएगा कितना है। ये आंकड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं बीपीएससी में, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सबको याद रखें। तो बहुत इजीली आप इनको याद रख सकते हैं, इतना आसानी से। सारी चीज़ें मैंने अलग अलग करके, एक एक लाइन को अलग करके बताया, ताकि आप इसको याद कर लें। ठीक है। अगला है, जल जीवन हरियाली योजना पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान किया गया है। तो ऐलान किया है इन्होंने कि जो जल जीवन हरियाली योजना है बिहार में चल रही है, आप इसको जानते होंगे, काफ़ी तवज्जो दे रही है बिहार सरकार इस योजना को, और काफ़ी उन्नति की है, काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। और भी हम देखेंगे इस योजना के तहत अमाउंट दिए गए हैं खेतों के लिए भी। तो जल जीवन हरियाली योजना पे कितना इस बार खर्चा किया जाएगा, 6,000 करोड़ रुपए। काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है जो बिहार सरकार इस योजना के लिए दे रही है। तो आपसे पूछ सकता है, इसलिए देखिए मैंने इसको ब्लू हाईलाइटेड किया है। ब्लू का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, और ब्लू का मतलब, ब्लैक का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। बाकी आपको सारा जानना तो चाहिए ही, और वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 6,000 करोड़ रुपए याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली योजना के तहत ऐलान किया गया है। अगला देखें तो शिक्षा के लिए 35,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। ये 35,000 से अमाउंट ज़्यादा है। अभी जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसको एग्जैक्ट अमाउंट जान पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा आप जान सकते हैं कि शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा व्यय किया है। इस, अगर राज्य सरकार का व्यय देखें तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यय किया है। 20.20% के आसपास इन्होंने शिक्षा पे व्यय किया है।
तो 35,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। और सिमुल तला में ये आवासीय विद्यालय है, उसके लिए 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आप इस अमाउंट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अमाउंट से क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्या होता है कि 2-3 मेरे मॉक आप देखेंगे, मैंने उसमें इसी तरह के मॉक भी आपको बना के दिखाए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का मॉक आपने देखा हो तो क्या होता है कि पहली लाइन बोल देगा कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, क्या ये ठीक है। दूसरा दे देगा इसके लिए 75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, शिक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए। तो पूछ लेगा उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसलिए आपको पूरी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए, आप इनको इग्नोर मत करिए। बहुत आसान सा छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण आप देख ही रहे हैं, आपको प्यार मिला ही है उस वीडियो को, तो उसी के तहत ये वीडियो मैंने बनाया। आप लोग कह भी रहे थे बार बार कि बजट पे वीडियो बनाइए, तो मैंने वो सब चीज़ें देखते हुए आपको ये वीडियो प्रदान किया है। थोड़ा सा लेट आया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है, आप इसको एक बार भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय के लिए 75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम पर जोर दिया गया है कि जो भी मौसम के अनुकूल कृषि के जो फसलें हैं आप उनको बोइए। और 12 जिलों में जैविक खेती के लिए 155 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसको 155.88 आप अगर एग्जैक्ट अमाउंट देखें तो 12 जिलों में जैविक खेती के लिए प्रावधान किया गया है। इस अमाउंट को अगर आप डीप में देखना चाहते हैं तो अभी आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ हाईलाइट देख रहे हैं। हाईलाइट देखने से क्या होता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि देखिए बजट हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े आपको परेशान ना करें, आपके दिमाग में एक अच्छा सा घर कर जाएं, इसलिए मैं इनको अलग अलग हाईलाइट के तौर पे बताता हूं, फिर उसको डीप देखते हैं तो आसानी होती है आपको, और आपको पता भी होगा। सर्वेक्षण आपने पढ़ा है तो आपको ये तरीका सही लगता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो 155.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 12 जिलों में जैविक खेती के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कवर करता हूं। सारा बजट पढ़ाने से देखिए क्या फायदा है, जिसमें जो काम की चीज है उनको अपनी भाषा में तोड़ के पढ़ाने तो फायदा है, नहीं तो फिर तो आप वो तो PDF तो कहीं से भी देख सकते हैं। पथ निर्माण के लिए 17,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है इस आपके बिहार बजट 2020-21 में। और 121 करोड़ की लागत से मीठापुर फ्लाईओवर से जो कर बिगिया और चिरैया टांड है इनको जोड़ा जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि मीठापुर फ्लाईओवर से कौन कौन जुड़ेगा, तो कर बिगैया और चिरैया टांड इनको जोड़ा जाएगा। इस 121 करोड़ की लागत लगेगी इसमें मीठापुर फ्लाईओवर के साथ। 17,000 करोड़ का पथ निर्माण के लिए बजट किया गया है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो सकता है बहुत से लोगों ने इसको इग्नोर भी किया हो, ना मिली हो आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे इन सब चीजों को देखेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट चीज को कवर किया है मैंने। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ग्रीन बजट बोला गया है, तो देख लेते हैं कि ग्रीन बजट में सरकार ने क्या क्या इसके लिए प्रावधान किए हैं। तो ग्रीन बजट, राज्य सरकार एक ग्रीन बजट पेश करेगी, जो हमने बोला पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रमों पर राज्य के खर्चे का संकेत देगा ये ग्रीन बजट, ऐसा बजट में बोला गया सुशील कुमार मोदी जी द्वारा। और जल जीवन हरियाली योजना को ग्रीन बजट के तहत प्रमुख योजनाओं में एक माना जाता है। मैंने आपको बताया जल जीवन हरियाली योजना काफी अच्छे पैमाने पे बिहार राज्य में चलाई जा रही है, और इसमें 2020-21 के लिए 3,051 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 3,051 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ग्रीन बजट, पहला राज्य का ग्रीन बजट बोला जा रहा है। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये बिहार राज्य के लिए कि जिस तरह तरक्की के मार्ग पे अग्रसर है, वो दिन दूर नहीं कि जब बिहार राज्य इस पर्यावरण के मामले में काफी आगे चला जाएगा। उम्मीद तो ऐसी है, बाकी समय बताएगा। तो 3,051 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस योजना के तहत। किस किस पे किए जाएंगे वो देख लीजिए। जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा, वर्षा जल का संचयन किया जाएगा, सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे, ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा, और वृक्षारोपण किया जाएगा। समझ में आया? ये 3,051 करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे दोस्तों, ये जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा, इसमें वर्षा जल का संचय करने के लिए, सौर ऊर्जा और दक्षता को बढ़ाने के लिए, ड्रिप सिंचाई के लिए, और वृक्षारोपण के लिए। समझ गए? तो इस पे 3,051 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा जल जीवन योजना के तहत, यानी ग्रीन बजट के तहत ये सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जल जीवन हरियाली योजना को प्रमुखता दी जाती है, और इनके साथ ये सारे कार्य भी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए
विभिन्न अस्पतालों का उन्नयन किया जाएगा। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो अस्पतालों की बात की गई है, 12 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पतालों के रूप में अपग्रेडेड किया जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि कितने अस्पतालों को किया जाएगा, तो 12 जिला अस्पतालों को किया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि 12 जिला अस्पतालों को मॉडल अपग्रेडेड करने की बात कही गई है, और 12 ही जिलों के कृषि में कौन से जैविक कृषि की बात की गई है। तो ये 12-12 का अमाउंट आप याद रखिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊं जिससे कि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। तो ये 12-12 का आंकड़ा, 12 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, और 12 ही जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS पटना को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेडेड किया जाएगा, जिसमें बेड की संख्या को 1032 से 2732 यानी 2732 हो जाएगी। ये याद रखिएगा, उसको बड़े अस्पताल में यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपग्रेडेड किया जाएगा, और जो अभी वहाँ बेड की संख्या 1032 है उससे वो 2732 हो जाएगी, यानी दूने से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन शायद बन सकता है यहाँ से, क्योंकि बहुत अच्छी उपलब्धि है बिहार राज्य के लिए ये स्वास्थ्य के मामले में। और शिक्षा के मामले में जो बिहार राज्य की स्थिति निम्न रहती थी, तो शिक्षा के मामले में इस बार आप देख ही रहे हैं कि बिहार सरकार ने सबसे बड़ा बजट शिक्षा के लिए दिया, 20% के आसपास, 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रदान किए गए, 35,000 करोड़ के। अभी वो देखेंगे पूरा अमाउंट आगे, ठीक है। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी PMCH को 52,540 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2025 तक विश्व स्तरीय अस्पताल में अपग्रेडेड किया जाएगा। ये आप समय सीमा याद रखिएगा, 2025 तक की समय सीमा है, और अमाउंट है 52,540 करोड़ रुपए। तो सिर्फ आपको अब पता चल रहा होगा कि इंपॉर्टेंट चीजों को किस तरह हमको पढ़ना है, कैसे हमें देखना है। समय सीमा यहाँ पे आपको याद रखनी है, और अमाउंट याद यहाँ पे रखना है, ठीक है। 52,540 करोड़ रुपए, और अनुमानित लागत है इसकी 2025 तक, ठीक है। तो ये अनुमानित लागत कितनी है? 52,540। समय सीमा कितनी है? 2025। बात किसकी हो रही है? पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या हाइलाइट्स हैं। तो कृषि यंत्र बैंक स्थापित किया जाएगा पंचायत स्तर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों के लिए हमारे, और चूंकि आप जानते हैं भारत हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, और भारत कहाँ निवास करता है? गाँव में निवास करता है। तो कृषि यंत्र बैंक पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को कृषि यंत्र लेने में वहाँ से आसानी हो, और खेती को बढ़ावा दिया जा सके, यांत्रिकरण को बढ़ावा दिया जा सके, तकनीक उपलब्ध हो सके आसानी से। क्योंकि कृषि की बात मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण में बताई थी, सिर्फ 20% योगदान है GSDP में, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बिहार की में 20% का योगदान है, जबकि उसमें जो लोग लगे हुए हैं वो 40% से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो राज्य सरकार क्या कर रही है, उसको पता है कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए, ताकि और हम ज्यादा उन्नति कर सकें, आर्थिक समृद्धि बढ़ सके राज्य की। तो कृषि यंत्र बैंक पंचायत स्तर पर स्थापित किए जाएंगे, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला है 350 रुपए प्रति हेक्टेयर डीजल अनुदान को बढ़ाकर 500 रुपए प्रति हेक्टेयर किया गया है। तो जो 350 रुपए प्रति हेक्टेयर डीजल अनुदान दिया जाता था, अब उसको बढ़ा दिया गया है, और 500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अब वो प्रदान किया जाएगा डीजल अनुदान। ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, इसमें 150 रुपए की वृद्धि की गई है। तो ये कितना मिलता है? 500 रुपए मिलता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो अब मिलेगा 500, पहले मिलता था 350, तो अब आपको 350 याद नहीं रखना है, अब आपको याद रखना है 500। कितना मिलेगा दोस्तों? 500 मिलेगा। ये किस में देख रहे हैं हम? कृषि के क्षेत्र में देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 में कितना बजट का ये किया गया है? 6,000 का जो अनुदान था उसको बढ़ाकर अब कर दिया है 8,000 रुपए। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है, 12 जिलों में हम देख रहे थे। तो 2019 में उसके लिए प्रावधान किया गया था 6,000 रुपए का, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 8,000 रुपए 2021 के बजट में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इन दो में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, उसको 350 से 500 कर दिया है, और इसको 6,000 से 8,000 कर दिया है, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी।
2021 में 21,000 एकड़ भूमि में जैविक प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो 21,000 एकड़ भूमि का इन्होंने लक्ष्य बनाया है कि इसका जैविक प्रमाणीकरण करिए, कि पूर्णतः इसको जैविक खेती के रूप में बढ़ावा दीजिए और इसका प्रमाणीकरण कीजिए। तो 2021 का इसका लक्ष्य लिया गया है कि 2021 तक इसका ऐसा कर देना है। फिर अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 6,162 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। कितनी सड़कों का? 6,162 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो ये ग्रामीण विकास का पॉइंट हो गया, ये याद रखिएगा, 6,162 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला है शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में अगर हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान को 14,014 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मध्याह्न भोजना जो मिड डे मील मिलता है, जिसको MDM भी बोलते हैं, उस योजना के लिए 2,554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं MDM के लिए। कितने किए गए हैं? सर्व शिक्षा अभियान को 14,014 और MDM को आपका 2,554 रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि आपको हेडिंग की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन हेडिंग में क्यों बताता हूं कि देखिए ये मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा कि ये आंकड़ों का खेल है। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण सिर्फ आंकड़ों से होते हैं और आंकड़े पढ़ने में सबको दिक्कत होती है। लेकिन जब आप उसको तोड़ देते हैं क्रम में कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, या फिर कृषि के क्षेत्र में क्या किया, तो आप आसानी से रिकॉल कर पाते हैं उन चीजों को। और मेरा अल्टीमेटली एम क्या रहता है कि आप लोगों को आसानी हो, आप लोग इजीली पढ़ पाए। मैं एक छात्र हूं तो मैं समझ सकता हूं कि छात्रों को किस तरीके से समझ आती हैं चीजें और क्या समस्याएं उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं उन सारी चीजों को समझते हुए वीडियो बनाता हूं। आपको कितना पसंद आता है ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताया करिए। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करिए। ठीक है, चलिए अब ग्रामीण विकास के रूप में अलग से देखते हैं। तो ग्रामीण विकास में जो आप प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कहाँ के लिए? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी चलती है, ग्रामीण भी चलती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 8,128 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 8,128 करोड़ रुपए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको एक बार जान लें तो काफी होगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5,419 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात करें तो इसके लिए 3,100 करोड़ रुपए यानी 3,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और मनरेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो मनरेगा के लिए 2,785 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए, महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए 2,785 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी आप इनको एक बार देख लीजिए, काम हो जाएगा। 8,128 किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5,419 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,100 करोड़ रुपए यानी 3,100 करोड़ रुपए। और मनरेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रखिएगा, 2,785 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आपने देख लिया। अब देखते हैं जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास के लिए। तो इसमें स्मार्ट सिटी मिशन की ओर 620 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो स्मार्ट सिटी के आप जानते हैं केंद्र सरकार इस मामले में काफी प्रयासरत है और नीति आयोग भी समय समय पर रैंकिंग जारी करता है। तो इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 620 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा, ये अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगते हैं मैं उनको हाईलाइट किया है। एक आध चीज जो छूट जाती है उसको मैं बता देता हूं। अमृत मिशन के लिए आप जानते हैं अमृत मिशन चलाया जाता है और सबके लिए आवास, जो शहरी मिशन के लिए अमृत योजना चलाई जाती है, इसको जगह जगह हृदय योजना से जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ अमृत योजना देखिए तो अमृत मिशन के लिए, शहरी मिशन के लिए क्रमशः 610 करोड़। तो जो अमृत मिशन है उसके लिए कितना किया गया? 610 करोड़ रुपए। और सबके लिए आवास शहरी के लिए 425 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये दो अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अमृत योजना के लिए जो अमृत मिशन है उसके लिए 610 करोड़ रुपए और सबके लिए आवास जो शहरी योजना है उसके लिए 425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार द्वारा इस बजट में। ये आपको अमाउंट याद रखना है। कितना है? अमृत योजना के लिए, अमृत मिशन के लिए 610 करोड़ रुपए और सबके लिए आवास शहरी योजना के लिए 425 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
दोस्तों। ठीक है, चलिए अब पुलिस क्षेत्र के लिए देख लेते हैं। पुलिस की स्थिति बड़ी दयनीय है बिहार में। अगर आपने रैंकिंग देखी हो, जो पिछले साल रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें भी बिहार राज्य का बहुत ज्यादा बुरा हाल था, बहुत नीचे था उस श्रेणी में। तो उसी को शायद देखते हुए बिहार सरकार ने इस बार पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 145 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पुलिस की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 65 करोड़ रुपए का खर्चा प्रदान किया है बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बिहार सरकार के बजट में। ठीक है, याद रखना है, आपको अमाउंट पूछ सकता है ये क्वेश्चन। आधुनिकीकरण के लिए 145 करोड़ रुपए और पुलिस की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है इस बजट में। ठीक है, 2020-21 का बजट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं, यानी परिवहन को देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में सड़कों और पुलों के निर्माण की दशा में 5069 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, परिवहन प्रस्तावित है परिवहन के लिए। और ऊर्जा के अगर क्षेत्र की बात करें तो बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सब्सिडी देने के लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बिहार सरकार द्वारा। जब मैं आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था कि ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार 114% के आसपास खपत में वृद्धि हुई है बिहार राज्य में। आर्थिक सर्वेक्षण में बात बताई गई थी। तो हो सकता है कि ऊर्जा से क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं से बन जाए। नई विद्युत परियोजनाएं आप ऊर्जा के रूप में जरूर पढ़ के जाइएगा। ऊर्जा को आप ढंग से देख लीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में भी कई बार बात की गई थी और यहाँ पे 3500 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, याद रखिएगा। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की अगर बात करें तो विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1353 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों की ओर 440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1353 करोड़ रुपए और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अगर बात देखें दोस्तों तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2352 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 1321 करोड़ रुपए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन की ओर आवंटित किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए 528 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यहाँ पे ये आपको याद रखना है, मेडिकल कॉलेज के लिए कितने किए गए? 528 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 528 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समाज कल्याण और पोषण में अगर हम देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए 4412 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आप जानते हैं बिहार में अक्सर बाढ़ की समस्या, प्राकृतिक आपदाओं की समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो 4412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 2894 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इंदिरा गांधी पेंशन योजना के लिए 1994 यानी 1994 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पे ये डेटा आपको जानना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा, इसका जिक्र किया गया है बेरोजगारी का। सबसे ज्यादा समस्या पूरे देश में बेरोजगारी की है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। तो आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी जुलाई 2017 से जून 2018 के लिए ये आंकड़ा था। मतलब इस समय के लिए ये आंकड़े देखे गए थे, अब तो बहुत बढ़ गए होंगे कोविड की वजह से। तो इस आंकड़े के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर जो है दोस्तों 7.2% है। कितनी है? 7.2 यानी 7.2% है बिहार में बेरोजगारी की दर। और ये हाईलाइटेड पॉइंट क्यों है? क्योंकि जो अखिल भारतीय स्तर पे है बेरोजगारी वो है 6.1%। कितनी? 6.1%। और बिहार में बेरोजगारी दर है 7.2%। तो बिहार की बेरोजगारी पूरे अखिल भारतीय स्तर से भी बहुत ज्यादा है, 1.6% ज्यादा है। तो ये बड़ा दुख का विषय है, बहुत ज्यादा दुखदाई है, कष्टकारी है। हो सकता है बेरोजगारी पे पूछ ले आपसे कि आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है 2017 जून 18 तक के लिए, उसमें उसके अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है दोस्तों? तो 7.2% है, ये आप याद रखिएगा। और अखिल भारतीय स्तर से भी अधिक है, ये जो अखिल भारतीय स्तर पे है वो 6.1% है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए, जो पटना में मेट्रो रेल परियोजना आप जानते हैं, इसकी स्वीकृति दी गई है। तो इसके 2 मार्गों पर निर्माण प्रस्ताव शहरी आवास और विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार को भेजा है। आपको याद रखना है किसने भेजा है, शहरी आवास और विकास मंत्रालय ने केंद्र सरकार को भेजा है पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस परियोजना के लिए कितना प्रावधान किया गया, 17,887 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये याद रखिएगा। और शिक्षा क्षेत्र में अगर व्यय की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सबसे अधिक, मैंने बताया, 35,191 करोड़ रुपए, यानी 35,1910.5, इसको आप अमाउंट को एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 35,191.05 करोड़ रुपए, यानी ये ऑलमोस्ट होता है 20.20 के आसपास का प्रावधान किया गया है। सबसे ज्यादा व्यय इस क्षेत्र में किया गया है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में व्यय सबसे ज्यादा है, ये याद रखना है आपको। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को सबसे अधिक पैसा दिया है, 35,191 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि 20 दशमलव के आसपास होता है इनके बजट का। अब बजट का अवलोकन देखते हैं, जो चीज सबसे ज्यादा बोरिंग होती है, लेकिन अभी यहाँ कोई आपको बोरिंग नहीं लगेगी क्योंकि इसको आधे से ज्यादा आप देख चुके ऑलरेडी। अब देख लेते हैं 2020-21 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर। तो मैं वर्तमान कीमत और चालू कीमत बता चुका हूं, स्थिर कीमत माफी कीजिएगा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर कितना है, 6,85,797, यानी 6,85,797 करोड़ रुपए 2020-21 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ऐसा अनुमान लगाया। देखो बजट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, अनुमान होता है, फिर जब ऐसा नहीं होता तो संशोधित दिया जाता है कि संशोधित होने के बाद ये कितना रहा। तो ये अनुमानित आंकड़े होते हैं, ये बदल जाते हैं जब अंतिम समय पे, जब इनका अमाउंट एस्टिमेशन लगता है। तो कितना इन्होंने अनुमान लगाया है कि 2020-21 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर 6,85,797 करोड़ रुपए होगा, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। देखिए बजट क्या होता है, अनुमान होता है आगामी वर्ष के लिए, और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले वर्ष की उपलब्धियों का बखान होता है कि सरकार ने कितनी उपलब्धियां पाई, कितना काम किया, वो बताते हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण में। इसीलिए वो बजट से पहले पढ़ा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण अपनी उपलब्धियों का बखान करती है, विवरण प्रस्तुत करती है सरकार, और जो बजट होता है वो आगामी वित्तीय वर्ष का विवरण होता है, उसको बजट बोलते हैं, यानी वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वो बजट कहलाता है। 6,85,797 करोड़ रुपए का अनुमान है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस SGDP जो होगा, ठीक है, वो होगा इतना। चलिए अगला देखते हैं 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान, जो ये हम देख रहे हैं 6,85,797 करोड़ रुपए जो इन्होंने सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात की है, ठीक है, वो जो पिछली साल था, जो 2019-20 का संशोधित अनुमान से उससे 11.1 अधिक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डायरेक्ट कि ये कितना अधिक है, तो उससे 11.1% अधिक है। ये किससे, संशोधित अनुमान से। मैंने आपको बताया कि पहले अनुमान लगाया जाता है, अगर उससे कम या ज्यादा रहता है तो उसको संशोधित अनुमान जारी करती है सरकार। तो ये जो अभी इन्होंने वर्तमान कीमतों पे जो बताया है, ये पिछले संशोधित अनुमान से जितना रहा पिछले वर्ष, उससे 11.1% अधिक है ये बजट। तो ये याद रखना है आपको, ये अमाउंट का एकदम याद कर लीजिए, 6,85,797 करोड़ रुपए, और ये पिछले साल से कितना अधिक है, 11.1% अधिक है। पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 2019-20 के लिए GSDP जो मौजूदा कीमतों पर है, वो 2018-19 में 19.6% अधिक होने का अनुमान है। यानी कि जो 2019-20 के लिए जो मौजूदा कीमत पे थी, वो 2018-19 की तुलना में 19.6% अधिक होने का अनुमान इन्होंने बताया। तो आप ये याद मत रखिएगा, ये नहीं भी पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2020-21 के लिए कुल व्यय आपको जरूर याद रखना है कि सरकार कितना व्यय करना चाहती है, कितना अनुमान लगा रही है। तो 2,11,761 करोड़ रुपए, कितना, 2,11,761 करोड़ रुपए इनका कुल व्यय का अनुमान है। यहाँ पे प्राप्ति कितनी हो रही है, 6,85,797 करोड़ रुपए कह रहा है टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद होगा। ये प्राप्ति नहीं है, ये टोटल जो स्टेट की ग्रॉस
जीडीपी है उसकी बात हो रही है। और यहाँ 2020-21 के लिए व्यय कितना बोल रहे हैं कि 2,11,761 करोड़ रुपए हम व्यय करेंगे। और 2019-20 के संशोधित अनुमानों की तुलना में इसमें 2.8% की कमी है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि ये व्यय जो कर रहे हैं तो पिछली साल इसमें व्यय ज्यादा हुआ था। कितना ज्यादा हुआ था? 2.8% ज्यादा हुआ था इससे। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 2020-21 के लिए कुल व्यय कितना कर रही है सरकार, तो 2,11,761 करोड़ रुपए। और अगर इसे 2019-20 के बजट की तुलना में देखें, संशोधित अनुमानों की तुलना में, तो 2.8 दशमलव की इसमें कमी है। पिछले साल से 2.8 दशमलव कम खर्च कर रही है सरकार इस पे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि सरकार जो 2,11,761 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, अगर इसको पिछले साल के बजट की तुलना में हम देखें तो ये 2.8% कम है। समझ आया आपको? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यय कितना है, 2,11,761 करोड़ रुपए। और इसे पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में देखें तो 2.8% की कमी है इसमें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2019-20 में बजट अनुमानों से कुल व्यय 8.6%, यानी 2019-20 की अगर बात करें तो बजट अनुमानों से कुल 8.6% बढ़ने का अनुमान है। पिछले बजट से अगर हम इसकी तुलना करें तो कुल व्यय जो है वो 8.6% यानी 17,259 करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान है। ऐसी बात इन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है, 2020-21 के लिए कुल प्राप्तियां। अच्छा, इसमें आप फर्क समझ रहे हैं दोनों चीजों में? ये जो है ये बजट अनुमान की बात कर रहे हैं, तो बजट अनुमान में तो ये 8.6 दशमलव बढ़ने का अनुमान है। समझ में आया? ये क्या है, संशोधित से अगर तुलना करें तो 2.8% कम है। लेकिन अनुमान की बात करें, अनुमान इसके लिए ज्यादा लगाया जाए जैसे देख तो उसमें ज्यादा है। देखे ये यहाँ पे अनुमान लगाया 2,11,761 करोड़ रुपए, लेकिन ये ज्यादा भी तो हो सकता है। तो इसलिए अगर इसको पिछले वर्ष की तुलना में हम देखें अनुमानों के मामले में, तो अनुमान कम था इससे 8.6%, लेकिन संशोधित होते हुए वो बढ़ गया था। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ हम जैसे यहां पे अनुमान लगाया है कि 2,11,761 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रहेगी, तो पिछली बार ये जो अनुमान लगाया था वो इससे 8.6% कम लगाया था, लेकिन ये 8.6% ज्यादा हो गया। और इतना ज्यादा हो गया कि अब जो अनुमान लगाया गया है 2.8% कम ही लगाया है पिछले वर्ष की तुलना में। तो मैंने वही बोला कि अनुमान जो होते हैं वो अक्सर समय रहते हुए बढ़ जाते हैं, क्योंकि सरकार को बीच में खर्चे बढ़ जाते हैं, किसी और योजना पे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो अनुमानित और संशोधित में फर्क हो जाता है। तो पिछली बार जो अनुमानित था उसकी तुलना में जो अब का अनुमानित है वो 8.6% अधिक है। यानी कि कितना अधिक है? 17,259 करोड़ रुपए। अगर लेकिन वो जो अनुमानित था उससे बजट और बढ़ गया, तो अभी का बजट अगर हम देखें तो संशोधित अनुमान जो पिछले थे उससे हमारा बजट 2,11,761 करोड़ रुपए जो है वो 2.8% कम है। ठीक है, आ गया ये बात समझ? अब मुझे लगता है कि आपको आराम से समझ आ गया होगा ये पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे कि संशोधित अनुमानों की तुलना में अब का बजट क्या है, तो 2.8% कम है। और क्वेश्चन पूछे कि पिछले बजट की तुलना में ये अनुमान कितना है, तो ये अधिक है 8.6%। ठीक है, याद रखना। 2020-21 के लिए अगर कुल प्राप्तियों की बात करें, व्यय की बात तो हमने कर ली, कुल प्राप्तियां अगर देखें कि सरकार को पैसा मिलेगा कहां से, कितना पैसा मिलेगा, इसमें उधार को छोड़ के कि सरकार उधार नहीं ले रही है, सिर्फ प्राप्तियां आ रही हैं कि सरकार देखिए समय समय पे उधार भी तो लेती है, मार्केट से उधार लेती है, बैंक से उधार लेती है, केंद्र सरकार से उधार लेती है, बैंकों से उधार लेती है, आरबीआई से उधार लेती है, वो सब नहीं इसमें है, सिर्फ प्राप्तियां हैं उधार को छोड़कर। तो 2019-20 के आंकड़े से अगर तुलना करें संशोधित अनुमानों से, तो 1,84,352 करोड़ रुपए यानी 21.5% की वृद्धि का अनुमान है। संशोधित अनुमानों से अगर देखें तो इसमें कितनी वृद्धि हो रही है? 21.5% की वृद्धि हो रही है कि उधार नहीं भी लें तो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 21.5% की वृद्धि होगी जो कुल प्राप्तियां होंगी। यानी सरकार के पास पैसा कितना ज्यादा आने वाला है पिछले वर्ष की तुलना में? 21.5% रुपया ज्यादा आने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। पिछले संशोधित अनुमान की तुलना में बात हो रही है। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट है? 1,84,352 करोड़ रुपए। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 2019-20 में कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ के, अब पिछले वर्ष की अगर प्राप्तियां देखें तो अनुमानित बजट है 25,415, तो करोड़ रुपए से कम होने का अनुमान है। तो पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं तो उसमें कितना अनुमान है? 14%, 14.3%। आप इसको ज्यादा ध्यान से मत देखिए, बस एक बार पढ़ लीजिए कि इसमें इतना था। 2019-20 में जो कुल प्राप्तियां थी वो अनुमानित बजट था 25,415 करोड़ रुपए, और उसमें ये माना जा रहा है कि ये कम होने का अनुमान है। पिछली साल जो प्राप्तियां इन्होंने बोली कि 25,415 करोड़ रुपए मिलेंगी, लेकिन उसमें क्या हुआ? 14.3% कम प्राप्ति हुई। जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने अनुमान लगाया कि 1,84,352 करोड़ रुपए इनको प्राप्त होंगे, लेकिन हो भी तो सकता है कि कम प्राप्त हो, क्योंकि ये तो अनुमान है, अनुमान तो गलत हो सकता है, सरकार एस्टीमेट लगाती है, वो इधर उधर जा सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 2019-20 में सरकार ने कहा था, उनका अनुमानित बजट था कि 25,415 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये इस 25,415 करोड़ रुपए उनको कम मिले थे पिछले वर्ष, ठीक है, जो उनका अनुमान था उससे 14.3% ये टोटल बैठता है उसका। उन्होंने मान लो अनुमान लगाया था कि 1,50,415 मिलेंगे, लेकिन उनको कितने मिले? 1,25,000 करोड़ रुपए मिले। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं कि जो पिछली बार था वो कितना कम था। आपको सीधे सीधे यही पूछेगा, अमाउंट नहीं पूछेगा इसमें, तो आप याद रखिएगा 14.3% आपको कम मिला था पिछले वर्ष, ठीक है, प्राप्तियां। एक और चीज है यहाँ पे 2020-21 के लिए राजस्व अधिशेष की अगर बात करें तो 19,173 करोड़ रुपए, जो कुल ग्रॉस एसडीपी का कितना होता है 2.8% है, वो रखा है। ये पूछेगा नहीं आपको, लेकिन आप पढ़ लीजिए, ध्यान रखिएगा बस। 2020-21 के लिए राजस्व अधिशेष कितना है? 19,173 करोड़ रुपए, ठीक है, राजस्व अधिशेष। अगला है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा 20,374 करोड़ रुपए लक्षित है। ये मान रहे हैं कि जो राजकोषीय घाटा होने वाला है सरकार का, राजकोषीय घाटा इन्होंने सीमा कितनी लगाई हुई है बिहार सरकार ने कि 3% से कम रहना चाहिए राजकोषीय घाटा। यहाँ पे कितना अनुमान कर रहे हैं कि 2.97% रहेगा, यानी 20,374 करोड़ रुपए रहेगा, ऐसा इनका अनुमान है। अभी अनुमान सही होते हैं गलत होते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन्होंने इसको 3% के अंदर रखा है। भले ही 3% ही कम है लेकिन अंदर है। तो 20,374 करोड़ रुपए, इस अमाउंट को याद रखिएगा। इस स्लाइड में आपको 3 चीजें याद रखने की हैं, जिसमें राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रखने का अनुमान है? 2.97%। ये लक्ष्य रखा है कि हमें इतना रखना है। अब लक्ष्य की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है ये तो समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल 20,374 करोड़ रुपए को आप याद रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप एक बार इसको और रिवाइज कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। और आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ते रहिएगा तो भी याद हो जाएगा। पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है, फ्री मिलता है सब कुछ यहाँ पे। स्थानीय निकायों को अनुदान, आप जानते हैं कि जो बिहार जो भी राज्य सरकार होती है वो स्थानीय सरकार यानी पंचायतों को पैसा देती है। एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, नगर पालिका को पैसा दिया जाता है। तो 2020-21 में बिहार ने स्थानीय निकायों के लिए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के लिए 15,211 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितना किए हैं? अमाउंट याद रखिएगा, 15,211 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और 2019-20 का जो संशोधित अनुमान है उसमें 8.3% की कमी है। तो संशोधित अनुमान से 8 जितने खर्च पिछली बार हुए थे उससे 8.3% की कमी है। आप ये समझिए इसको, संशोधित से आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अब अनुमान लगाया है कि 15,211 करोड़ रुपए देंगे स्थानीय पंचायत निकायों को, लेकिन अब ये 15 की जगह 16,211 करोड़ रुपए हो जाए तो सरकार बताएगी ना अपना कि हमने 1,000 करोड़ रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए हैं। तो उसी को कहते हैं संशोधित अनुमान, कि हाँ संशोधित अनुमान अब इतना हो गया, इसमें 1,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। ये आंकड़ा चलता रहता है लेकिन एक संशोधित आंकड़ा पता चल जाता है। हालांकि इसका और अभी डिटेल जानी जाती है, इसलिए संशोधित अनुमान भी अनुमान ही होते हैं, वो एग्जैक्ट आने में 1-2 वर्ष का समय लग जाता है। तो 2020-21 में बिहार ने स्थानीय निकायों के लिए स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के लिए कितना दिया है? 15,211 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया है। और ये पिछले वर्ष जो संशोधित अनुमान था उस जितना खर्च हुआ था उसका 8.3%
कम है ये। और इस वे हेड में जो ये आप देख रहे हैं, इस वे हेड में 15,211 करोड़ रुपए जो ये हैं, इसमें 7,434 करोड़ रुपए का वित्त आयोग अनुदान शामिल है। जो वित्त आयोग ने अनुशंसा की है वो अनुदान इसमें शामिल है। इस अमाउंट में याद रखिएगा 15,211 करोड़ रुपए में, ठीक है। 7,434 करोड़ रुपए का वित्त आयोग का अनुदान शामिल है। उच्चतम आवंटन की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा आवंटन किस किस में किया गया है, तो 2020-21 में आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपका जलापूर्ति में, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास में 8%, पुलिस में 6%, यानी पुलिस के लिए जो मैंने आपको बताया अमाउंट, और सिंचाई बाढ़ नियंत्रण में 6%। तो आप देख पा रहे हैं इसको, उच्चतम आवंटन इन क्षेत्रों में किया गया है। सर्वाधिक वृद्धि हुई है जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास में 8%, पुलिस में यानी पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए जो पैसा किया गया इसमें 6%, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण में 6%। तो इन क्षेत्रों में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से अधिक वृद्धि देखी गई। आप समझ पा रहे हैं उच्चतम आवंटन किसमें है। देखिए इसमें पैसा तो ज्यादा खर्च नहीं हुआ है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में 6% की वृद्धि इसमें हुई है। विकास जो ये जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास में 8% की वृद्धि हुई है। इसको आप कैसे समझेंगे, ये मान लीजिए पिछली बार 100 रुपए दिए गए थे, ठीक है, लेकिन इस बार 108 रुपए दिए गए हैं, तो कितनी वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई ना। तो इसी तरह ये इस क्रम में ये मत सोचिएगा कि सबसे ज्यादा पैसा इस क्षेत्र में दिया गया है। यहाँ जो वृद्धि की गई है बजट में, वो इन क्षेत्रों में पैसा बढ़ाया गया है, लेकिन इतना बढ़ गया है। मान लीजिए अब 100 रुपए दिए होते, 108 दे दिए, तो 8% गिरोह दिख गई ना। तो ये उस क्रम में है कि पिछले वर्ष की तुलना में किधर पैसा ज्यादा गया है। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपका स्वच्छता, आवास और शहरी विकास में 8% की वृद्धि, पुलिस के लिए 6% की वृद्धि, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण के लिए 6% की वृद्धि। पूछा जा सकता है कि इस बार सर्वाधिक वृद्धि किन क्षेत्रों में हुई है, तो उसके लिए ये है आपका डेटा, ठीक है। और आवंटन में अगर महत्वपूर्ण कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा कमी की गई है ऊर्जा के क्षेत्र में 48% की कमी की गई है, और परिवहन के क्षेत्र में 19% की कमी की गई है। तो पिछले वर्ष की तुलना में इनमें ये कमी इतनी की गई है, इनको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक चीज और देख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां से। तो इसको बोलते हैं रुपया आया या रुपया आता है, और आगे देखेंगे रुपया जाता है। तो सबसे ज्यादा आप यहां देख रहे हैं स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, यानी जो राज्य का हिस्सा है सेंट्रल के टैक्सेस में, यानी केंद्र के जो कर हैं उसमें राज्य का हिस्सा सबसे ज्यादा है, ये 44%, ठीक है, याद रखिएगा। जो राज्य का हिस्सा है केंद्रीय करों में वो कितना है, 44%। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट, यानी जो रेवेन्यू जनरेट किया है टैक्स के माध्यम से राज्य ने, वो है कितना है, 24%। ये आप माफ कीजिएगा, कितना है, 17%, ठीक है। 24% क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंटर, जो अनुदान दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपका अनुदान है। पहले नंबर पे आपका क्या है, जो हिस्सा है राज्य का हिस्सा है केंद्र के करों में, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो अनुदान दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा वो है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप क्या देख रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स मिल रहा है राज्य को। ये 3 आपसे हो सकता है कि पहले 3 पूछ ले, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चौथा जानना चाहते हैं तो चौथा है आपका इंटरनल डेब्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो उसके आंतरिक ऋण है वो 11 है, और फिर ये अदर में आप देख लीजिए 3%, 1%, ठीक है। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है 3%, और 1% आपका ये अदर है। समझ में आया आपको। मोस्टली टॉप 3 देखेगा कि सबसे ज्यादा कहां से है, तो वो है केंद्रीय करों में, राज्य का हिस्सा 44%। फिर उसके बाद है जो केंद्र अनुदान देता है विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य को, वो 24%। फिर उसके तीसरा नंबर पे है जो राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू है, वो 17%। और फिर चौथे नंबर पे क्या है आपका, जो आंतरिक ऋण लेता है राज्य सरकार, वो 11%, ठीक है। तो ये रुपया कहाँ से आ रहा है ये हमने देख लिया, अनुमान है ये ऐसे। और रुपया जाता कहाँ है, रुपया जाएगा कहाँ, उसे देख लेते हैं। मनी यूज्ड बोलते हैं इसको,
तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है आपका? सोशल सर्विस में, सामाजिक कार्यों में जा रहा है। जो भी सामाजिक कार्य किए जाएंगे 41% के आसपास खर्च हो रहा है। आर्थिक सर्विसेज में 29% हो रहा है और जर्नल सर्विसेज में आपका 25% हो रहा है। तो सोशल सर्विसेज क्या होती हैं आपकी? जो सामाजिक क्षेत्र के कार्य हैं उनमें आर्थिक क्षेत्र के लिए 29% है, और जो जनरल सर्विसेज हैं वो सामान्य सेवाएं हैं उसमें आपका जा रहा है 25%। तो ये इसका खाका है मोटा मोटा। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे खर्च होगा? लोन्स एंड एडवांसेस बहुत कम है, तो इनको आप पब्लिक डेट, ये ऋण है आपका, जो पब्लिक का ऋण है कितना है आपका? तो ये आपका है 4% के आसपास। इनको याद रखिए। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है? सामाजिक क्षेत्र में जा रहा है, सोशल सर्विसेज में 41%। आर्थिक क्षेत्र पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो हो रहा है 29%, और 25% पैसा जनरल सामान्य सेवाओं में खर्च हो रहा है। तो ये है आपका बिहार बजट। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। PDF कमेंट से ले लें, टेलीग्राम से ले लें, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। थैंक यू।